बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RST एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फिज़िक्स का टॉपिक है हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बेसिकली ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं क्या होता है। हमारे पास मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है, हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, उसका मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन उनको मेजर करने के लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो होता है स्पेक्ट्रोग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है जी, द मास स्पेक्ट्रोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द masses and relative concentrations of atoms and molecules. इट ऑल्सो यूज टू सेपरेट द आइसोटॉप्स एक्यूरेटली, यानी ये आइसोटॉप्स को एक्यूरेटली सेपरेट भी कर सकता है। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल है हमारे पास इट यूज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करती है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या काम करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हम आइंस को एक्सेलरेट करेंगे, ठीक है, यानी मूव कराएंगे, अट्रैक्ट कराएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड चार्ज पार्टिकल्स इन मैग्नेटिक फील्ड मूव इन सर्कुलर पाथ अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस बात का आपको फिगर से अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इस बात का क्या मतलब है। अभी हम फिगर को भी डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में आप फिगर को देखते हुए देखिए, फिगर को माइंड में रखिए। हमारे पास फिगर में आप देख सकते हैं एक वैक्यूम चैम्बर होता है, आयन सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स होता है, दो स्लिट्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक डिटेक्टर होता है हमारे पास। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब मैं सबसे पहले फिगर को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, देन हम मैथमेटिकल करेंगे। फिगर को करेंगे तो हमें मैथमेटिकल की समझ आएगी। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक आयन सोर्स हमने यहाँ पर लिया। आयन सोर्स क्या मतलब, आइसोटॉप्स और एटम्स को ये आयन में कन्वर्ट करता है, और जब ये आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद ये वेपर्स की हेल्प से हम जो है इसको एक चैम्बर में मूव कराते हैं, इस वैक्यूम चैम्बर में। ये पूरे का पूरा एक वैक्यूम चैम्बर है। ओके, अब अच्छे से फिगर को समझिए। यहाँ पर हमारे पास जो है एक ये जो है स्लिट, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रही है, और ये स्लिट जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ से यहाँ पर एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, यानी इन दोनों स्लिट्स के दरमियान क्या बन जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस V बन जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनको आइंस को एक्सेलरेट करवाएगा और बहुत ज़्यादा स्पीड से जो है वैक्यूम चैम्बर में आइंस जो हैं वो एंटर होंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये इस रीजन में एंटर होंगे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड B है यहाँ पर एक, ये जो आपको नज़र आ रही है, जो कि आउट ऑफ द पेज है, यानी हमारे पास यूं आउट ऑफ द पेज है, पेज के बाहर की तरफ है। ओके, यानी लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब अच्छे से समझें, यहाँ पर एक हम लॉरेंट्ज फोर्स को डिस्कस करेंगे। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उस पर एक फोर्स लगती है, सही है। वो कौन सी फोर्स होती है, वो लॉरेंट्ज फोर्स होती है। आपने मैट्रिक लेवल में, इंटर लेवल में यानी एफएससी में बारहा ये पढ़ा होगा कि लॉरेंट्ज फोर्स का काम क्या है। लॉरेंट्ज फोर्स क्या करती है, जो भी कोई स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही हो, ठीक है, उसको वो कर्व पाथ में मूव कराती है, यानी स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट करती है। ये देखें हमारे पास ये कर्व पाथ में यानी सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट होगी। आई होप अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जहाँ पे भी सर्कुलर का लफ्ज़ आए, यानी कोई चीज़ कर्व में मूव कर रही है, सर्कल में मूव कर रही है, वहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाती है। अब फिगर बनाने के बाद, अब मैंने अपनी लैंग्वेज में तो एक अच्छे से फिगर को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं इस फॉर्म में भी आपको एक्सप्लेन कर दूं कि फिगर बनाने के बाद हम एक्सप्लेनेशन जो है वो लिख सकें।
अब फिगर की एक्सप्लेनेशन को मैं बोल रही हूँ थॉरली, आप लोग उसको लिख भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि पेपर में आपको इजीली वो आप उसको समझ सकें, फिगर के बाद एक्सप्लेनेशन एक वेल फॉर्म में लिख सकें। ओके, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट अंडर इन्वेस्टिगेशंस इन वेपर फॉर्म आर आयोनाइज्ड इन द आयन सोर्स. The positive ion which come out from ion source through slits are accelerated by applying potential difference V. The kinetic energy given to these ions. Kinetic energy हमारे पास है क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV. अब आप पूछेंगे ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई, हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है. बेसिकली हमारे पास हमने पढ़ा था, हम पढ़ते हैं V इज इक्वल टू W/Q. अगर मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालना चाहूँ, W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, QV. W यहाँ पर एनर्जी है, एनर्जी भी कह सकते हैं हमने, काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं. ठीक है, ये जी काइनेटिक एनर्जी ले लिया. इज इक्वल टू Q चार्ज है, यहाँ पर चार्ज हम जो है E से शो कर रहे हैं, और V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमने लगा लिया. अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया. सही है. नेक्स्ट है जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, वी नो दैट हाफ mv² होता है. इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो मैं इनको कंपेयर कर सकती हूँ. सो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन 1/2 mv² इज इक्वल टू EV. v² इधर ही रहने दिया, इज इक्वल टू ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास EV एज इट इज़ रहा, यहाँ m मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया. दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. ये V जो है वेलोसिटी को शो कर रहा है. अभी मैं इसका स्क्वायर ख़त्म नहीं कर रही, क्योंकि मुझे ये फर्दर स्क्वायर में ही यूज़ करना है. नेक्स्ट हमने अभी लॉरेंट्ज़ फोर्स के बारे में पढ़ा. लॉरेंट्ज़ फोर्स हमारे पास इक्वल होती है QV साइन थीटा के. जो प्रिंसिपल में मैंने लाइन पढ़ी थी, परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड पार्टिकल्स, तो उसका मतलब यही था. मैंने आपको कहा था कि फिगर से आपको अच्छे से समझ आएगी कि मतलब हमारे पास थीटा यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है. ओके, अब इसको अच्छे से देख लेते हैं. The magnetic force acting on the ions which are entering perpendicularly into magnetic field B and force them to move in a semicircular path of radius r. Semicircular path of radius r. The centripetal force acting on the ion is given as. सही है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है, जहाँ भी सर्कुलर पाथ में कोई चीज़ मूव कर रही हो तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द आइंस, वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, FC इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r की इक्वल होती है. सही है. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखती हूँ, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स और लॉरेंट्ज़ फोर्स को, तो यहाँ पर ये आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाय r. और लॉरेंट्ज़ फोर्स अभी हमने कहा कि किसके इक्वल आ रही है हमारे पास, QV साइन थीटा के. यहाँ से अगर मैं Q को, चूँकि Q चार्ज ही है तो उसको हम E ले रहे हैं, V एज इट इज़ ही रहेगा, और हमारे पास सॉरी फॉर दैट QVB भी आएगा यहाँ पर, यानी जो लॉरेंट्ज़ फोर्स होती है वो होती है QVB. नेक्स्ट आएगा साइन थीटा. ओके, यहाँ पर Q जो है वो E यानी चार्ज है, तो हम उसको E से शो कर सकते हैं. V एज इट इज़ रहेगा, B भी एज इट इज़ रहेगा, और साइन अगर हम 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन जो है 91 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लॉरेंट्ज़ फोर्स की जगह पर EVB ही पुट कर दिया. तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ आ गई होगी. यहाँ से V की वैल्यू, यहाँ से एक V की पावर इस V से कैंसिल आउट होगी, तो ये M इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया. ये R इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया. ये एक V इधर ही रह गया, इज इक्वल टू EB जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर रहा. तो V इज इक्वल टू EBR डिवाइडेड बाय M आ गया मेरे पास. अब मुझे चूँकि मेरे पास मुझे जो है इस V² को और इस वाली V को हमने कंपेयर करना है, तो ऐसे नहीं कर सकते. हम इसका भी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास V² आएगा, यानी ये वेलोसिटी ही है V, तो V² आएगा, तो हम फिर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकेंगे. सो इस इक्वेशन पे हम जो है स्क्वायर अप्लाई करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. नाउ स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरे पास इक्वेशन बन गई V² इज इक्वल टू E² B² R² डिवाइडेड बाय M². इंडिविजुअली सबके ऊपर स्क्वायर अप्लाई हो गया. दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे इक्वेशन
1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको और ये जो इक्वेशन 2 है इन दोनों को कंपेयर करना है। चूँकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो 2EV डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू ई स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम स्क्वेयर। यहाँ से m की एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से क्या कैंसिल होगा। अब मैं यहाँ पर इस m को, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइड पे, इज इक्वल टू ये मेरे पास यहाँ से ई की भी एक पावर इस तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एक ही रह गया, आर स्क्वेयर रह गया, बी स्क्वेयर रह गया, डिवाइडेड बाय ये 2v एज इट इज़। दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से देखेंगे कि इस m का डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस r के साथ। इससे हमने क्या देखना है, हमारे पास फिगर है, यानी मैस और पाथ के रेडियस के दरमियान आर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी अभी हमने पढ़ा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वेयर। तो ये इससे ये साबित हुआ कि जितना मैस होगा पाथ का रेडियस भी उतना ही होगा। अगर मैस ज़्यादा होगा तो पाथ का रेडियस भी ज़्यादा होगा, अगर मैस कम होगा तो पाथ का रेडियस भी कम होगा, बिकॉज इन दोनों के दरमियान हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। ओके इस रिलेशन से हमने निकाला कि मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस आर स्क्वेयर के, मैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वेयर के। सो इक्वेशन 3 shows that the mass of each ion reaching the detector is proportional to b square by adjusting the value of b and keeping the terms in constant. आइंस ऑफ डिफरेंट मैसेज आर अलाउड टू एंटर द डिटेक्टर। जो फिगर में हमारे पास डिटेक्टर था, अब एक ग्राफ से हम इसको समझेंगे। हमने जो आइंस लिए थे उसको कंसीडर कर लेते हैं कि जैसे वो नियॉन आइन हो, हम यहाँ पर नियॉन आइन ले रहे हैं। अ ग्राफ ऑफ द डिटेक्टर आउटपुट एज द फंक्शन ऑफ बी स्क्वेयर गिव्स द इंडिकेशंस ऑफ व्हाट मैसेज आर प्रेजेंट एंड द अबेंडेंस ऑफ ईच मैसेज, मतलब कितने मैसेज उसमें प्रेजेंट है। ओके हमारे पास ग्राफ जो है, एक्स एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड बी को लिया, वाई एक्सिस पे अबेंडेंस लिया। हम देख रहे हैं कि नियॉन की सबसे बड़ी कर्व जो बन रही है वो नियॉन हमारे पास जो है मैस नंबर जहाँ पर 20 है वहाँ पर वो कर्व सबसे पीक पे है, और उसके बाद जहाँ पर मैस नंबर 21 है वो उससे कम है, और उससे बड़ी जो है मैस नंबर 22 है जहाँ पर नियॉन का, वो उससे बड़ी थोड़ी सी हमारे पास कर्व बन रही है। जो पीक पे कर्व बन रही है वो नियॉन 20 बन रही है। ओके द स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन गैस शोज इट हैज़ 3 आइसोटॉप्स। ठीक है, 3 आइसोटॉप्स हैं whose atomic mass number are 20, 21 and 22. Okay, the larger peak means more abundance isotopes which is neon 20। जो सबसे पीक पे हमारे पास बन रही है, कर्व बन रही है, वो हमारे पास है जी नियॉन 20। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ, बल्कि उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने न्यूक्लियर फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ा है जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, जो कि एक इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक था। इसमें हमने फिगर और ग्राफ को, मैथमेटिकल स्टेप्स को, प्रिंसिपल को, कंस्ट्रक्शंस को अच्छे से जो है समझने की कोशिश की है। तो आप लोग जब भी ये टॉपिक समझेंगे तो अपने हाथ में एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठा करें, साथ साथ नोट किया करें और बार बार वीडियोस को देखा करें, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, टेक केयर।